थोड़ा फिर हम भी स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, ताकि आप बेसिक चीज़ें थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लें। तो आज ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, तो बेसिकली स्टार्टिंग से ही करने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं जावा स्क्रिप्ट में स्पेसिफिक, कैसे पढ़ना है। देन आज हम लोग जो मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग सिंपल वेरिएबल लेट कॉन्स्ट और प्लस वार में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट की टाइप्स के बारे में, बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद कन्वर्जन, कैसे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और कन्वर्जन और कोवर्जन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे कोवर्जन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो बेसिकली आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, वो यही चार टॉपिक होंगे, बाकी बेसिक होंगे। और जहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग कहाँ कहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हैं। तो कितने लोगों ने अभी नोड जेएस अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है, कंप्यूटर में कर रखा है आप लोगों ने नोड जेएस को? एक सौ सत्तर का था। कर बहुत रखा, ओके। तो कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो भी, क्योंकि अभी तो नहीं, ट्राई करेंगे कि बट इस कोर्स में नीड पड़ेगी जावा नोड का, तो वहाँ पे देख लेंगे। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बीएस कोड और प्लस कंसोल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, वो सेटअप करते हैं, देन उसके बाद अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको ट्राई करिएगा आप लोग ना। देखो, आप जितना ज़्यादा ना प्रिसाइज रहेंगे उतना ही कम मेहनत करनी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग ये एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जहाँ पे ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब ऐसा नहीं है ना कि आप ट्राई करिए कि आप कुछ और पढ़िए और साथ ही में मतलब जावास्क्रिप्ट, तो पीछे की चीज़ें रिवाइज करिए, आगे ना मूव करिएगा। ठीक है, कुछ दूसरी टॉपिक्स ना स्टार्ट करिएगा, जस्ट लाइक रिएक्ट या फिर नहीं, अब एक्सप्रेस या नेक्स्ट जेएस पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट पे कंसंट्रेट करिएगा और देन एचटीएमएल और सीएसएस की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके। तो काफी डिटेल में मैंने क्योंकि सारा नोट्स भी बना रखा है, तो आपको हर क्लास वाइज ही नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। सेम फोल्डर में क्लास नोट्स भी रहेगा। ठीक है, मार्क डाउन फाइल रहेगी वो, जहाँ पे आप जाकर ना प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जैक्टली कोड का। क्योंकि क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस करवा नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, अ, उसके लिए या तो पीडीएफ हम यूज करें, देन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम दे सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि पीडीएफ से मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में और समझ में भी नहीं आता है लोगों को, तो हम क्या करेंगे, असाइनमेंट की तरह ना आपको फाइल जो कॉन्सेप्ट होगा प्रैक्टिस करने के लिए वो साथ ही में दे देंगे, जो गिटहब पे रहेगा अवेलेबल। आप क्या करिएगा, बस उसको जाके डाउनलोड करिए या फिर उसी जगह गिटहब लिंक से ही आप रीड करिएगा। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने हैं, जितने टॉपिक हर दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 30 टॉपिक्स ये मैंने किया, जहाँ पे ना तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, बेसिक जो भी है, और देन उसके बाद इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। 30 टॉपिक है, मतलब 30 क्लासेस लगेंगे, इतने में आप सब कुछ पढ़ लेंगे विद वेब एपीआई भी कई सारे इसमें कवर है, प्रोजेक्ट भी कवर है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा। ओके, चलिए। तो ठीक है। आप लोग ना जावा स्क्रिप्ट के लिए एक अलग फोल्डर बनाइएगा, जहाँ पे आपको कोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जावा स्क्रिप्ट कोर्स करके फोल्डर, इसको अलग से पुश किया जाए। तो मैं इस फोल्डर जो मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा है जावा स्क्रिप्ट, मैं इसको वीएस कोड में ओपन कर ले रहा हूँ। तो मेरा ये फोल्डर ओपन हो गया है जावा स्क्रिप्ट कोर्स। इसके अंदर हमने क्या किया है ना,
लाइव क्लास की नोट्स भी हमने दे दिया है, एक देंगे हर जैसे आज 25 जून है, तो आज की क्लास का ये नोट्स भी है, मार्क डाउन नोट्स है। तो आप इसको आप चाहे तो बेसिकली पूरी फाइल देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही ओपन करके आप इसका ना रिजल्ट देख सकते हैं और सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ ही में। लेट कॉस्ट वार को उसका शॉर्ट में डिफिनेशन भी है, बाकी प्रैक्टिस के साथ भी है। तो मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने की, बाकी प्रैक्टिस आपको क्या करना है यहाँ पे नोट्स में आके आप प्रैक्टिस करना है मोस्टली आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके होंगे, सिर्फ आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है, ट्राई करिएगा कि इसी जगह पे रहिएगा, क्योंकि आप अगर एमडीएन पे जाते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आती, फिर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक। तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, तो हर क्लास में आपको ना डेट वाइज प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल कोड, ठीक है। चलिए, तो लाइव क्लास आज की एक फोल्डर बना ले रहे हैं, देन यहाँ पे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक। 25 जून, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलो एक तो सिंपल HTML फाइल बनाना ही होगा हमें, इंडेक्स डॉट, क्या किया मैंने, नहीं बनाया, फाइल ही तो बनाया, फोल्डर क्रिएट कर दिया हूँ क्या। डिलीट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 जून का एक फोल्डर बनाते हैं, देन इसके अंदर अगर क्या करना है, फाइल बनानी, इंडेक्स डॉट HTML, ओके। तो देन उसके बाद एक फाइल और बना लेते हैं हम लोग, script.js, ठीक है। बट आप ट्राई करिएगा, जो भी इसमें मैं असाइनमेंट में ना प्रोजेक्ट दे दिया करूँगा, और उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, तो ट्राई आपको पहले ट्राई करना उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, देन उसके बाद फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। तो एक बेसिक वाला प्रोजेक्ट बनाना है HTML का, क्या है, क्लास, है तो H1, जावा स्क्रिप्ट, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया था कि कोई भी दूसरी फाइल होती है, क्योंकि ब्राउजर में सबसे पहले जो रेंडर होता है वो कौन सी फाइल होती है, HTML फाइल रेंडर होती है। ब्राउजर सबसे पहले जावा HTML फाइल को पार्स करता है, देन उसके बाद जावा HTML फाइल को रीड करने के बाद जो इसमें लिंक ऑलरेडी इंटीग्रेट होते हैं, देन उसके बाद उस पार्टिकुलर लिंक के लिए फर्दर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है, नहीं जो HTTP रिक्वेस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। तो सबसे पहले जो भी इसमें हमने लिंक लगाया, चाहे वो जावा अपने CSS फाइल को हमने लिंक कर रखा है, फिर अदर भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉन्ट आइकन ऑफ कोई अदर लाइब्रेरी आप अगर यूज करना चाह रहे हैं, तो उसको भी हमें क्या करना होता है, HTML फाइल में ही लिंक करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको कोई भी थर्ड पार्टी या कोई दूसरी फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको यूज करने के लिए आपको कहाँ पे यूज इंटीग्रेट करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में आपको इंटीग्रेट करना होगा, तभी वो उसका बेसिकली उसको ब्राउजर रीड कर पाएगा, उसको रिक्वेस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस फाइल को ऐड करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, पहला जैसे कि हमने देख रखा था कि CSS जब हम लिंक कर रहे थे तो हम कहाँ पे कर रहे थे, हेड सेक्शन में कर रहे थे, नहीं
लिंक एलिमेंट के थ्रू। बट जावास्क्रिप्ट भी हम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करिए, और जावास्क्रिप्ट को सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और एसआरसी में जो भी आपको फाइल का पाथ है वो उसको प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक स्क्रिप्ट टैग। और देन उसके बाद आप अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे लिखने जावास्क्रिप्ट अगर आप यहाँ पे लिंक करते हैं, हेड सेक्शन में लिंक करते हैं, तो जैसा कि हमको पता है कि जो ब्राउजर होता है सिंपली हमारे कोड को जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारे कोड को टॉप टू बॉटम रीड करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप कभी भी डॉम, ठीक है, तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट फाइल जहाँ भी जावास्क्रिप्ट कोड होता है, अगर जावास्क्रिप्ट कोड को रीड करने में भी कुछ टाइम लगेगा, जस्ट लाइक अगर आप मान लीजिए जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसा फंक्शन लिख दिया जो ब्लॉकिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियस बात है उसको रीड करने में हमारे इंटरप्रेटर को क्या टाइम लगेगा। देन वहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा इंटरप्रेटर ब्लॉक हो सकता है, देन उसके नीचे के कोड को रीड ही नहीं कर पाया। अगर रीड ना कर पाया हो तो ऑब्वियस बात है जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि जब हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कि अगर हम लोग H1 को सेलेक्ट करना चाहें अगर यहाँ के फाइल में, तो ऑब्वियस बात है क्या H1 अभी क्योंकि रीड हुआ नहीं, क्योंकि फाइल तो हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो सिंपली HTML जो एलिमेंट है वो बेसिकली नन आपको दिखाएगा। एग्जांपल के लिए अभी आप जाके ना यहाँ पे सर्च करें, अगर जैसा कि बेसिक कोड अगर H1 को हमें सेलेक्ट करना है तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट होता है। अगर अभी जो लोग पहली बार जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तो डॉक्यूमेंट लगा के अगर गेट क्वेरी सेलेक्टर यूज कर लेते हैं, क्योंकि आईडी नहीं दे रहा, क्वेरी सेलेक्टर, ये एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ हमें मिल जाता है। अगर हम इसमें अगर H1 को सेलेक्ट करें, नहीं विथ टैग नेम, ठीक है, H1 क्योंकि एलिमेंट तो है, हाँ सॉरी, नहीं, तो अगर इसको अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं, लेट मान लेते हैं सिंपल हेडिंग नाम के एक वेरिएबल में हम इसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो अगर आप जाके इसको बेसिकली कंसोल करें तो आपको क्या दिखता है। अब देखिए कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूं और देन हेडिंग सिंपली, तो आपको अगर मैं लाइव करता हूं देन उसके बाद, ओके, एक मिनट, मैंने मार्क डाउन फाइल भी इसमें ऐड कर दिया है ना, तो प्रॉब्लम आ रही है इसलिए एक काम करना होगा मैं फिर। ओके, सर वो आपने जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल को रन कर दिया था इसलिए आ रहा था। अच्छा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे रन करेगा तब आ जाएगा। ओके, मुझे लगा मार्क डाउन फाइल मैंने ऐड करा, ठीक है, नहीं, तो अब देखिए क्या है, क्या अभी हमारे पास कंसोल में क्या दिखा रहा है कि नल आ रहा है, नहीं, क्यों आ रहा है नल, क्योंकि हमने तो एलिमेंट को सेलेक्ट किया, H1 तो हमने ऑलरेडी हमारे फाइल में तो H1 तो है, सेलेक्ट होना चाहिए था, H1 को ही तो हम सेलेक्ट कर रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है कि हमारा ब्राउजर, जैसे मैंने ये बताया, हमारा इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, जैसे टॉप टू बॉटम कोड हमारा रीड करते हुए आ रहा है इस लाइन पे, इस पार्टिकुलर लाइन, क्या हो रहा है, अ, ठीक है, इस पार्टिकुलर लाइन पे क्या हो रहा है कि हमारा कोड स्टॉप हो जा रहा है, क्यों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ओके,
ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है हमारा, जैसे इस पार्टिकुलर लाइन पे हमारा इंटरप्रेटर आ रहा है, वो वहां पे ब्लॉक हो जा रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि H1 एलिमेंट हमारे फाइल में, इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में ये एलिमेंट अवेलेबल भी है कि नहीं। क्यों, ये हमें यहाँ पे दिख भी जा रहा है, जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, नल दिखा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर सेम, अगर हमें ये चीज, ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन है, आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिफर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करते हैं, बस इस फाइल को ना, जो भी वहां पे हम कनेक्ट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहाँ से हम रिमूव करते हैं, और बॉडी के लास्ट में, नहीं, जहाँ पे हमारी बॉडी का क्लोजिंग टैग है, उसके जस्ट पहले आप क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर देते हैं। देन अभी आप जाके देखेंगे तो आपको H1 सेलेक्ट हो गया। नहीं, समझ में आ रहा है। तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि हमें जावा स्क्रिप्ट क्यों हमें यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जावा स्क्रिप्ट में हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर हम इसको, अगर टॉप पे, और जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा मतलब कोड है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यूजर को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है इनिशियली। अगर हम अगर बहुत ज्यादा, सपोज दैट अगर कोई आप ऐसी जावा स्क्रिप्ट फाइल आप यूज कर रहे हैं जिसका पहले रेंडर होना कंपलसरी है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, तो आप उस फाइल को कहाँ पे ऐड करेंगे, हेडर में करेंगे। जैसे कि आगे चल के अगर आप कोई एनालिटिक की कोई फाइल, आप जावास्क्रिप्ट की फाइल आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एनालिटिक मतलब बेसिकली गूगल एनालिटिक का मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट फाइल ही, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सीडीएन का यूज करते हैं, सीडीएन एक जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, ठीक है, आगे जाके इसे बूट स्टेप आप करते हैं, तो वहाँ पे हम बूट स्टेप का सीडीएन यूज करते हैं। तो कोई ऐसी फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि आप चाहते हैं कि सबसे पहले वो रेंडर हो, ठीक है, तो देन उसको आप कहाँ पर ऐड करेंगे, ट्राई करिए कि आप हेड में करिए, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले मतलब आपके एच टी एम एल कोड से भी पहले उसको आप रेंडर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटरप्रेटर को रीड करवाना चाह रहे हैं, तो उसको हम हेड सेक्शन में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ये अभी, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि आगे जाके ना आप एक दो नहीं, मल्टीपल स्क्रिप्ट फाइल आप ना यूज करते हैं एक अपने प्रोजेक्ट में। आप अगर किसी भी वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे, वहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट नहीं यूज की गई होती है। तो कौन से स्क्रिप्ट को बॉडी के लास्ट में हमें ऐड करना है, कौन से स्क्रिप्ट को हेड में ऐड करना है, बस इसका सिंपल समझिए कि जिस स्क्रिप्ट में आप बेसिकली HTML एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसके साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उस स्क्रिप्ट को ट्राई करिए कि बॉडी के लास्ट में रखें। कुछ स्क्रिप्ट जो कि एक किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल एनालिटिक्स फाइल हो सकते हैं, या सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया जस्ट लाइक, अगर मेटा, अगर आप सोशल मीडिया शेयरिंग की भी स्क्रिप्ट होती है, जैसे एग्जांपल का, अगर आप अपने वेबसाइट को गो फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे सेंड करना चाहें, तो आपको भी उसके लिए आपको स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ता है अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, ठीक है। तो वो सारी स्क्रिप्ट कहाँ पे ऐड करेंगे, आप हेड सेक्शन में करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक है। देन उसके बाद अभी जैसा कि हमने बोला था कि देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कि हम जब भी कोई भी प्रोग्राम किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें सिंपल एक ऐसे लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसको हमारा कंप्यूटर समझता हो, तो जिसके लिए हमने भी चूज किया है, मल्टीपल हमारे पास अवेलेबल है लैंग्वेजेस, जिसमें से हमने चूज किया है जावास्क्रिप्ट। और उसमें हमने क्या देखा था कि बेसिकली जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, बेसिकली वो एक डेटा होता है, ठीक है। कुछ डेटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं, नहीं, में भी हो सकता है वो डेटा एक नंबर हो, नहीं, या फिर एक स्ट्रिंग हो, या बुलियन हो, या फिर नहीं और भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो। तो बेसिकली क्या है, हम डेटा को ही एक प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स के डेटा होते हैं, तो वो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स कैसे
वेरिएबल का क्या रोल है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ और भी ऐड करिए, बट अभी इतना काम है नहीं हमें, सिर्फ कंसोल की जरूरत है, ताकि हम इसके लिए अपने कोड को लिख सके। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम देखा भी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली कि हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, कि जावास्क्रिप्ट कोड लिखने का एक ऑप्शन ये है कि हम लोग अपनी एक फाइल बनाए जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, जिसको कोई भी नाम दे सकते हैं विद जेएस एक्सटेंशन। ठीक है, और देन हम इस फाइल में जाके जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हैं। क्लियर। बट क्योंकि हमें इसका रिजल्ट बार बार हमें जाके कंसोल में ही देखना है आउटकम को, तभी हम ट्राई कर रहे हैं कि इस कंसोल में हम जाके जावास्क्रिप्ट कोड को ना लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे रन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी का यूज करेंगे, कंसोल का। एक काम करते हैं, चलो राइट साइड में कर ले रहे हैं। ठीक, तो ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट ही होती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि सबसे टॉप लेवल का जो हमें पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट मिलता है, उसको हम विंडो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो ब्राउजर है बेसिकली वो हमें एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें देता है, जिसके साथ में बहुत मल्टीपल हमारे पास प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंपल मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन को ही इंक्लूड करता है अपने अंदर। ठीक है, कंटेन करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, जिसका भी हम लोगों ने कंसोल का यूज किया था, तो वो भी एक पार्ट ही है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो में हमें अवेलेबल होता है। जैसे कि देख यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो कंसोल कहाँ पे है, अगर सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं कंसोल। ठीक है, तो ये कंसोल बेसिकली हमारे पास ये वेब एपीआई है बेसिकली, जो कि हमें विंडो ऑब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कंसोल के साथ कई मल्टीपल फंक्शन हमें मिल जाते हैं, तो भी हम कंसोल ऑब्जेक्ट में लॉग फंक्शन का यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। बट आप चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कंसोल आप साथ ही में अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं। कंसोल जो भी हमें कहाँ से मिल रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। इस जो कि एक ऑब्जेक्ट ही है और इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है, उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट ये मेंबर ऑपरेटर बेसिकली इसका यूज करके इसके अंदर के जो भी मेंबर है, चाहे वो फंक्शन या प्रॉपर्टी, उसको हम एक्सेस करें। तो बेसिकली ये जो लॉग फंक्शन आपको दिख रहा है जो कि एक फंक्शन है, इसको हम लोग अभी यूज कर रहे थे। ठीक है, बट आप चाहें तो कंसोल के साथ अगर आप जाकर पढ़ना ही है तो आप पढ़िएगा कि कंसोल के साथ ग्रुप, अगर कंसोल डॉट ग्रुप अगर मैं लिखता हूँ तो ये कैसे काम करेगा, आप इजीली पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, पर अगर आपके पास टाइम है, क्यूरियोसिटी है आपके पास, तो कंसोल डॉट ग्रुप या कंसोल डॉट वार, नहीं क्या है, कहाँ है, कहीं पे नहीं, बट होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है यू आर, या फिर कंसोल डॉट ईरर ना, ऐसे मल्टीपल आपके ना फंक्शन मिल जाते हैं जो कि कंसोल ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, तो अभी लास्ट में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे फंक्शन हमें ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका हम यूज करके कहीं जो भी हमें अगर कोई भी एक्शन करना है, कुछ भी परफॉर्म करना है, तो हम इस फंक्शन का यूज करके अपने रिजल्ट को शो कर सकते हैं, वो एक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये सारे जो मेथड है
वो इन जनरल मेथड है, किसी हर एक सिनेरियो के लिए बनाए गए मेथड है। बट हमें कुछ स्पेसिफिक मेथड की भी जरूरत पड़ती है जो कि हमारे एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे ये मेथड हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी आपको क्या करना है, अगर जब भी आपके पास टाइम मिले तो विंडो ऑब्जेक्ट करिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीज़ अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बट जो कुछ भी अगर हम फंक्शन यूज करेंगे अभी हमारे कोड में अगर कहीं पे यूज होता है, तो मोस्टली वो कहाँ पे अवेलेबल है, बिल्ट इन फंक्शन होंगे जो कि इसी ऑब्जेक्ट, जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही अवेलेबल होंगे। क्लियर? तो अगर आपको जब भी टाइम मिले, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि विंडो टाइप करिएगा कंसोल में, और जो भी फंक्शन है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये बताना बस इसलिए मैंने बताया क्योंकि अभी आगे जाके ना हम लोग डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त आपको बार बार कंसोल का हम लोग यूज करेंगे। तो कंसोल कहाँ से हम लिख रहे हैं, कंसोल बेसिकली किस ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो आपको पता हो। वैसे अभी अलर्ट की, अगर अलर्ट जो फंक्शन है जिसका भी हम लोग यूज करेंगे, आप चाहे उसको भी आप देखेंगे तो आप इसी ऑब्जेक्ट, टॉप लेवल का जो सबसे टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट, इसी में आपको ये फंक्शन मिल जाता है अलर्ट फंक्शन। तो अलर्ट फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं बेसिकली अगर कोई भी डेटा, या फिर प्रॉम्प्ट। बेसिकली आज के कोड में ये तीन फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं, अलर्ट, कंसोल और प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आप ट्राई करिएगा ना, पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी तो मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट में ये प्रॉम्प्ट फंक्शन। क्लियर? तो ये थ्री फंक्शन को ना आज हम लोग यूज करेंगे कैसे कोड लिखने में उन तीनों का। तो बेसिकली ये फंक्शन है और जिसको ऑलरेडी हमारे पास हमारे ब्राउजर के थ्रू हमें अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। तो बस इतना ही यहाँ पे बताना था। पहले तो थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी क्या, डायरेक्टली कोड पहले करते हैं, देन उसके बाद थ्योरी में हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास क्या है, कितने डेटा टाइप्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन कौन सा डेटा टाइप डिस्कस किया था। तो अभी ना उसी में डिस्कस करते हैं फाइल में, क्योंकि फिर ना वहाँ पे आपको ना डेटा मिल भी जाएगा और कंसोल में आपको दिखेगा नहीं बाद में। तो यहाँ पे ही करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, डेटा टाइप्स, कौन कौन सा डेटा टाइप डिस्कस किया था। सर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डिस्कस किया था। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने डिस्कस किया था कितने टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमें अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो डेटा टाइप्स अभी हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली दो कैटेगरी है। पहले कैटेगरी में हम लोग क्या रखते हैं, अगर रखना चाहें तो फर्स्ट जो सिंपली एक काम करते हैं। पहला क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें कौन कौन से डेटा आता है, सर टाइप्स आते हैं। नंबर। हाँ बताइए। नंबर हो गया, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है, तो अनडिफाइंड। चलो मैं यहाँ पे ना प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और देन उसके बाद इसका थ्योरी आपको ना कॉन्सेप्ट में मिल ही जाएगा, वहाँ पे जाके पढ़िएगा। तो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जहाँ पे ना ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमने कल बताया था कि जो भी हमारे पास मेमोरी होती है, क्योंकि जो भी डेटा हम यहाँ पे स्टोर करते हैं वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो
इस डेटा टाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा हमने एक बार स्टोर किया है उस डेटा को हम पार्टिकुलर डेटा में चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हम जो भी डेटा चेंज करते हैं वो एक नया डेटा क्रिएट होता है, उस डेटा में हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको प्रिमिटिव बोल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम जस्ट एग्जांपल कि अगर हम से समझने की कोशिश करिएगा, मैंने क्या बोला था कि अगर हम कोई भी डेटा अगर हम बनाते हैं, जस्ट लाइक या तो आप इसको ना एक मेमोरी ग्रिड की तरह देखिए। ठीक है, आप बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये ना कोई एग्जैक्ट तरीका है। बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने क्या बनाया था कि अगर मान लीजिए ये पूरी मेमोरी है, उसमें मल्टीपल ग्रिड है, जस्ट लाइक के जिसमें हर एक ग्रिड में हर एक सेल में बेसिकली एक हमारा क्या हो रहा है, जो भी हम डेटा भेज रहे हैं, क्योंकि हम बाइट में डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो एक ग्रिड बेसिकली एक बाइट को स्टोर कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम अगर आप एक डेटा कहीं पे स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक अगर अपने अपने कोड में, ठीक है, तो डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए हमने क्या बोला था कि अगर हमें नंबर स्टोर करना है, नहीं, अगर जस्ट लाइक नंबर क्या है, टू हो, ठीक है, या सिंपली 2.4 हो, मतलब बेसिकली या तो इंटीजर हो या तो फ्लोट वैल्यू हो, वो सारा क्या है, नंबर डेटा टाइप्स है। ठीक है, अगर हमें देखना है कि एक नंबर है, जो ये डेटा टाइप जो है वो नंबर डेटा टाइप्स है कि नहीं है, तो अब इस बात है हमें क्या करना होगा, इसके बारे में इसको हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को अगर हमें दोबारा रीयूज करना है, तो हम इस डेटा को किसी पार्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हमने उस किसी पार्टी को इस डेटा को बेसिकली एक नेम देना हो। जस्ट एग्जांपल कि अभी ये डेटा हमने टू लिखा, टाइप किया अपने कीबोर्ड में, तो ये डेटा टू हमारे इस कंप्यूटर में कंप्यूटर मेमोरी में यहाँ पे जाके सपोज दैट टू स्टोर हो गया है। ठीक है, अब डायरेक्टली टू नहीं होगा, बेसिकली होगा तो जीरो हुआ नहीं, बट एग्जांपल के लिए अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे मेमोरी में टू ये स्टोर हो गया। बट अगर हमें इस टू को दोबारा जाके फाइंड करना है, इसके साथ कुछ और भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो अब इस बात हमें इसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को किसी पार्टिकुलर एक नेम दे देते हैं, ताकि हम क्या करें, जब भी उस नेम, जस्ट एग्जांपल कि अगर आपके कॉलेज में अभी आपके बैच में मल्टीपल स्टूडेंट है, नहीं, बट किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को अगर कॉल करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको कुछ तो बेसिकली आइडेंटिटी देते हैं, नहीं, तो वेरिएबल भी क्या है, एक आइडेंटिटी का काम करता है। हम क्या कर रहे हैं, इस जो डेटा है उस डेटा को एक आइडेंटिटी दे देते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल बोल रहे हैं, नहीं। जैसे एग्जांपल कि उसको हम एक नम नाम का एक आइडेंटिटी दे दे, कि जैसे ही हम नम बोले या इंटीजर बोले, जस्ट जो भी, अब ये नाम आपके ऊपर है, जो भी जैसे आप जो नाम देना चाहे दे दीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला कि ये जो डेटा हमारे मेमोरी में स्टोर है, उसको हम एक नाम दे रहे हैं नम, कि जब भी हम नम कॉल करें तो बेसिकली हम किसको कॉल कर रहे हैं, इस डेटा को कॉल कर रहे हैं। क्लियर। तो और क्योंकि अब ये वेरिएबल एक वेरिएबल की तरह हमें ट्रीट करना है, क्योंकि हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो हम एक कंप्यूटर के लिए लिख रहे हैं, तो हमारे कंप्यूटर को समझ में आए, तो हर एक लैंग्वेज में बेसिकली ये जो वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के तरीके हमें बताने होते हैं, ताकि हमारे इंटरप्रेटर समझ सके कि ये वेरिएबल है कि नहीं है। तो इस जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास जो तरीके अवेलेबल हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, वो क्या है कि हम जब भी वेरिएबल लिखेंगे उसको हमें एक पार्टिकुलर कीवर्ड के साथ ना अटैच करना होगा। जैसे कि या तो अब लेट नाम के, लेट के साथ, लेट क्या है, एक कीवर्ड है जो कि हमारे इंटरप्रेटर को सिर्फ एक हिंट के लिए यूज करें, ताकि लेट के साथ जो भी हमने वेरिएबल यूज किया है बेसिकली, सॉरी, जो भी हमने आइडेंटिटी यूज किया उसको एक वेरिएबल की तरह वो ट्रीट करे, नहीं। तो या तो हम लेट का यूज करेंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम यही करेंगे, वार का यूज करना भी नहीं है हमें, और भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हम बेसिकली किसी भी
जो भी हम किसी भी डेटा टाइप को किसी भी आइडेंटिटी से जो अटैच करें, उस आइडेंटिटी को वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, बताने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में, लेट और कॉन्स्ट का यूज करेंगे। क्लियर? तो लेट और कॉन्स्ट सिर्फ क्या है, ये बेसिकली कीवर्ड है। और ऐसे मल्टीपल कीवर्ड हमें जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड और किस किस सिनेरियो में कौन से कीवर्ड हम यूज करते हैं। और कीवर्ड का सिंपल सा रोल क्या है कि कीवर्ड हमारे इंटरप्रेटर जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को रीड कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा, उसको ये एक हिंट देता है कि बेसिकली ये जो वेरिएबल है बेसिकली, या फिर जो कुछ भी हमने जो कोड हमने लिखा है, ठीक है, वो कोड बेसिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो कीवर्ड मल्टीपल कीवर्ड है, तो आपका काम क्या है, मल्टीपल कीवर्ड के बारे में भी आपको जानना है। ठीक है, तो आगे भी हम लोग देखेंगे अब कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जो जावास्क्रिप्ट में। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी हम जावा एक कोई भी वैल्यू बेसिकली डेटा, ये जो वैल्यू है टू है, नंबर जो क्या है, एक वैल्यू ही है। तो कोई भी वैल्यू अगर हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम किसी न किसी आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो आइडेंटिटी हमारा कुछ भी हो तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, उस नाम को हम एक वेरिएबल का ट्रीट करें, हमारे कंप्यूटर उसको एक वेरिएबल का ट्रीट करे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस नाम से पहले क्या लगा देना होता है, लेट और कॉन्स्ट, जो कि कीवर्ड पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो आप ये कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा। बट ये अलग अलग लैंग्वेज में आपको ना अलग अलग तरीके होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कि पाइथन में कोई भी कीवर्ड यूज नहीं होता, डायरेक्टली हम नाम लिख के वेरिएबल को वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया अभी कि ये जो हम डेटा यूज कर रहे हैं। तो अभी अगर मान लीजिए सपोज दैट जैसा कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अगर हम एक बार सारे डेटा टाइप्स को लिख लेते हैं, देन फिर ना आपको समझाते हैं बेसिकली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है जी, क्योंकि लोग यहाँ पे ना काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ट्राई कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे रहने ही देते हैं, और ताकि ना अभी बार बार आपको काम है। चल, लेट और कॉन्स्ट को हटा दें अभी, चलो कोई नहीं, रहने देते हैं अभी। तो हम क्या कर रहे हैं कि आप सिंपली हमें एक वेरिएबल, बेसिकली हमें क्या करना था, एक नंबर नंबर हमने क्या बोला कि कोई भी नंबर हम लिखे, इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या दिया, इसको एक नाम दे दिया सिंपली। पहले तो हमें इसको असाइन करना होगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, असाइन क्या कर रहे हैं, एक नाम असाइन कर रहे हैं, एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं नम। और क्योंकि हमें अपने इंटरप्रेटर को बताना है कि एक वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगा दे रहे हैं, लेट। लेट क्या है, एक कीवर्ड है जो कि हमारे इंटरप्रेटर को बता रहा है कि ये नम नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें क्या स्टोर किया गया है, एक वैल्यू स्टोर किया गया है। वैल्यू का टाइप क्या है, नंबर है। चलिए, वैसे ही दूसरा टाइप्स क्या मिलता है हमारे पास अवेलेबल है, स्ट्रिंग है, नहीं? तो स्ट्रिंग को एसटीआर हम अभी लिख ले रहे हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू जो स्ट्रिंग, जस्ट लाइक कुछ भी अगर आपको करना है आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, डेवलपमेंट। क्लियर? एक काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। चल, इसको ना अभी लाइटली मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ना अभी आपको लग रहा है लेट कॉस्ट हमें पता ही है, बट ना अभी कुछ चीजें हैं जो अभी लोग कंफ्यूज होते हैं वहां पे ना, आप भी शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अभी बट एक बार डिस्कस करते हैं उसको अच्छे से, ताकि आपको ना ये कंफ्यूजन दोबारा ना हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, दो डेटा टाइप्स भी हमने यूज किया। देन उसके बाद अगर आप चाहें तो अगर थर्ड डेटा टाइप्स हमारे पास क्या अवेलेबल है यहाँ पे, बुलियन डेटा टाइप्स है, तो उसको एक नाम देते हैं। अगर हमें बुलियन डेटा टाइप्स, बुलियन वैल्यू को अगर स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल या तो ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू अवेलेबल होती है बुलियन में। तो हम सिंपली ट्रू अभी यूज कर रहे हैं, और देन उसके बाद लेट एक कौन सा नल नल
डेटा टाइप्स होता है हमारे पास, क्यों? यस सर। ठीक है। तो नल सर एक डायरेक्टली हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ना कीवर्ड है बेसिकली। तो जब भी हम कीवर्ड डायरेक्टली चाहे तो आप करिए, बट ना आपका इंटरप्रेटर जो भी है ना, ब्राउजर फिर बीएस कोड में, क्योंकि आपने यस लिंट हमने बेसिकली इसमें एक्सटेंशन ऐड कर रखा है। तो अगर जैसे मैं नल करके अगर इसको हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, एक नल वैल्यू दे रहे हैं, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, नल। तो ऑब्वियस बात है, लेट देखिए यहाँ पे आपको ना एक एरर टाइप का देगा, क्योंकि जब भी कुछ जो पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड है, अगर उसको आप एक वेरिएबल नेम की तरह ट्रीट करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस बात है आपका बीएस कोड या फिर आपका इंटरप्रेटर आपको ना एरर शो करेगा। ठीक है। तो अभी हमने इसीलिए इसको एल एक कम कर दिया है, क्योंकि नल क्या है, एक डेटा टाइप से एक कीवर्ड पहले से डिफाइंड है हमारे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो अभी इसके बारे में देखेंगे। और देन लास्ट में हमें एक, अभी ऐसे तो और भी एक दो टाइप हैं, जैसे सिंबल है, बिग इंटी, बट अभी हमें जो करना है अनडिफाइंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल रखा है, अनडिफाइंड। सर एक नॉट अ नंबर भी है। हम्म। नॉट अ नंबर। ठीक है, नॉट ए नंबर नहीं। ठीक है। आ, चलो उसको भी कर ले। तो एक नॉट ए नंबर इन्होंने बोला है, तो चलो इसको नाम दे देते हैं डी एन डी, नॉट, चलो कुछ भी दे देते हैं। चलो एनओटी कर ले रहे हैं, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। ये क्या होता है, एन ए एन होता है। ठीक है। नॉट ए नंबर। तो ये किस सिनेरियो में होगा? नॉट भी क्या है, हमारा कीवर्ड है, इसलिए देखिए ना, नॉट कीवर्ड का यूज होता है जो भी कीवर्ड जो पहले से डिफाइंड है हमारे जावास्क्रिप्ट में, उस कीवर्ड का हम यूज नहीं कर सकते। तो आपको सिंपली कुछ भी दूसरा नाम देना होगा। चलो नाम ही लिख दे रहे हैं। अभी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? नॉट ए नंबर, नाम ही नहीं सो रहा है। कोई क्या सो करे, नाम बता दो। एन ए एन बी, एन ओ एन कर दीजिए। एन ओ एन कर दे, नन। चलो नन NO। कर दे, नन भी है। ई हटा दिए सर, ई हटा हम्म। दिए। ओके। एन ओ एन बस। ठीक है, करता हूँ। ये एरर क्यों बता रहा? पर फिर ऊपर आपने अनडिफाइंड में कोई वैल्यू नहीं दी है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अनडिफाइंड है तो वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। हम्म, चल, वैल्यू नहीं दिया इसलिए। सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा क्या सर? चलो एक वैल्यू दे दे रहे हैं, बट अभी क्योंकि वो ना इम्पटी है, बट वो अनडिफाइंड नहीं है। अनडिफाइंड अभी हम आपको दिखाते हैं, अनडिफाइंड वो है नहीं वो, बेसिकली ये हमने एक वैल्यू तो दे दिया है, बट वो इम्पटी वैल्यू है, बट अनडिफाइंड नहीं। तो अभी के लिए बस वो एरर हटाना था मेरे को, इसलिए मैंने वो वहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो बेसिकली मोस्टली जो डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में ये है। इसके अलावा भी सिंपल एक डेटा टाइप्स है जिसका यूज अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, मोस्टली करते नहीं है उसका, रेयर केस में ही करते हैं। तो अभी उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको। जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम जो भी डेटा टाइप्स यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो यही 6 टाइप का यूज करता है। इसमें से भी हम क्या करते हैं, मोस्टली ये जो फर्स्ट 3 डेटा टाइप्स है, इसका यूज हम करते हैं। क्लियर? तो अगर आप यस। ये जो पहले 3 डेटा टाइप्स हैं, इसका हम यूज मोस्टली करते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि प्रीमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिंपली चलो, अभी ना आप लोगों के दिमाग में ना वो ग्रेड ही बन जा रहा है। तो जस्ट लाइक अगर मेमोरी को अब ना आप एक क्लाउड की तरह भी ट्रीट करो, ठीक है?
तो क्लाउड में बेसिकली इस मेमोरी में इस क्लाउड में हमारा ये जो भी डेटा है ये स्टोर हो रहा है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए हमने टू स्टोर किया और स्ट्रिंग किया तो ये डेवलपमेंट, सिंपली डेवलपमेंट स्टोर हुआ होगा, और देन हमारा ये ट्रू स्टोर हुआ होगा, ठीक है। और ये क्योंकि डेटा हमारे मेमोरी में स्टोर है और दोबारा हमें इस डेटा को सिंपली यूज करना है, तो हमने क्या किया है, इस डेटा को एक नाम दे दिया है, ठीक है। नाम क्या दिया, इस डेटा को हमने किसी एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ क्या कर दिया है, बाइंड कर दिया, नहीं। तो सिंपली हमने टू को किसके साथ बाइंड किया है, नम के साथ किया है। डेवलपमेंट को किसके साथ किया है, एच के साथ किया है, क्लियर। और ट्रू को हमने किसके साथ किया है, बोल के साथ किया है। तो दोबारा अगर हमें मान लो सपोज दैट अगर इस टू को ही यूज करना है, तो अगर हम नम को भी अगर अपने कोड में यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो बेसिकली नम को ट्रीट कैसे करेगा, टू की तरह करेगा, ठीक है। टू नम की बेसिकली नम जहाँ भी यूज हुआ होगा उसकी जगह पे वो जो वैल्यू प्लेस करेगा बेसिकली क्या करेगा, टू करेगा। जहाँ पे एच हम यूज करेंगे वहां पे बेसिकली वो एच को हमारा जो इंटरप्रेटर रिप्लेस किससे करेगा, डेवलपमेंट से करेगा। तो डेवलपमेंट ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो नंबर ऑफ करेक्टर है वो एस से ज्यादा है। वैसे ही अगर हो सकता है मे बी जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो एक सिंपल वैल्यू नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन हो। जैसे कि अगर टू प्लस टू प्लस या जस्ट लाइक या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए थ्री से, तो शायद ये एक एक्सप्रेशन, इसको भी हम क्या, ये भी तुम्हारे डेटा में ही स्टोर होगा, नहीं। तो बार बार क्योंकि इसको कैलकुलेट करके वो अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इसकी जो वैल्यू है उसको स्टोर करेगा। फिर उस वैल्यू को हम अगर हम असाइन कर देते हैं, तो बार बार हमें उस वैल्यू को गेट करने के लिए हमारे इंटरप्रेटर को इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी साथ थोड़ा हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, कि अगर हम मान लीजिए सपोज दैट आगे चल के अगर हमें एक काम कर, ये जो अभी हमने अभी नम को किसके साथ बाइंड किया है हमने, और टू के साथ किया है। जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है, तो हम आगे जाके अगर मान लीजिए सपोज दैट हम क्या करते हैं इस कोड में, कि ऐसा किया जा सकता है कि हम नम को ना दोबारा एक कोई वैल्यू असाइन कर दें, नहीं। जस्ट एग्जांपल कि अगर हम नम इक्वल टू क्या करते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो रहा है कि बेसिकली ये जो नम हमारा नहीं है, तो हमारा नम अभी नम किस वैल्यू को बाइंड किया गया था, किस वैल्यू के साथ बाइंड किया गया था, टू के साथ किया गया था। बट अगर जैसे ही हमने नम को 5 वैल्यू असाइन किया, बेसिकली हम 5 ये इक्वल नहीं है, बेसिकली क्या है, असाइन कर रहे हैं हम, नहीं कि नम अब क्या होगा, 5 को असाइन कर रहे हैं, नहीं। तो हमारा क्या होगा कि बेसिकली कोड में हम ना ये टू को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं 5 से, नहीं। इस टू जो है ये नॉन रिवर, मैंने क्या बोला था, क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम, नॉन रिवर्सिबल ही बोलो, हाँ, ठीक है। कि ये रिप्लेस नहीं हो सकता है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अब इस नम जो बाइंडिंग है इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, और कोड में हम यहाँ पे जस्ट लाइक अगर जो 5 अभी हम दोबारा असाइन किया है हमने, ये वैल्यू 5 हमने असाइन किया है, अब हम क्या कर रहे हैं, 5 से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी जो बाइंडिंग अभी नम इस जो बाइंड हुआ था टू वैल्यू से, अब ये किससे बाइंड हो गया है, 5 से। अगर अब हम अगर कोड में नम तो जहां भी यूज करेंगे उसके जगह पे वैल्यू क्या हमें मिले, अवेलेबल होगी, 5 होगी। ये जो टू वैल्यू है ये अभी भी अवेलेबल है हमारे मेमोरी में, लेकिन अब हमारे इस टू वैल्यू के साथ क्या हो रहा है कि ये पार्टिकुलर जो वेरिएबल है वो असाइन नहीं, ठीक है। तो प्रिमिटिव वैल्यू यस। क्या होती है कि प्रिमिटिव वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ऑब्वियस बात है कि हम इस टू को 5 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, अपने नम की बाइंडिंग को चेंज कर रहे हैं। अगर हम नम इस वेरिएबल को अगर कोई दूसरा, या एस को डेवलपमेंट की जगह पे अगर वेब लिखता हूँ, तो ये डेवलपमेंट हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, बेसिकली नहीं। हम इसको चेंज करके वेब नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, वेब अगर हम अगर एस टी आर इक्वल टू वेब अगर करते हैं, तो वेब
अलग से हमारे मेमोरी में स्टोर होगा। और हमारा जो अभी बाइंडिंग वेब के साथ डेवलपमेंट के साथ है, हमारा HTR बेसिकली किसके साथ कनेक्ट बाइंड हो जाएगा, वेब के साथ हो जाएगा। मतलब क्या कि ये इरिवर्सिबल है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप इसको रिवर्स करके ना आप बदल दे रहे हैं, ठीक है। बट वहीं अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब भी हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर ना डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जहां पे हमारा वेरिएबल स्टोर हुआ होता है, हम उस वेरिएबल के लोकेशन का रेफरेंस देते हैं, ना कि उस वेरिएबल का हम रेफरेंस देते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हम क्या करें, कि ये अभी डेटा टाइप्स समझ में आया आपको, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यस। अभी हमने नम को चेंज किया, चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अभी हम क्या करें कि अगर ये नम क्यों चेंज हो गया, क्योंकि नम बेसिकली हम नम को दूसरे से असाइन कर रहे हैं। अगर हमने दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का दूसरा कीवर्ड और बताया था, क्या बताया था, कॉन्स्ट बताया था, बताया था। यस। ठीक है, तो कॉन्स्ट, अभी तक जो आपने पढ़ा क्या है कि कॉन्स्ट के साथ अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, दोबारा असाइन नहीं कर सकते उस वेरिएबल को। ऐसा ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो अगर हम यहाँ पे अगर जस्ट लाइक कि अगर हम सेम इस कोड में लेट की जगह पे अगर हम क्या कर दें, कॉन्स्ट कर दें, तो देखिए हमें क्या हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल तो हमने नम डिक्लेयर किया ही था, बट दोबारा जैसे भी हम नम को असाइन कर रहे हैं, सिंपली क्या हो रहा है, नम ही तो है, सिंपली नम को हम असाइन करें, नम एरर तो आना चाहिए, जस्ट लाइक 4, अगर मैं असाइन कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा है, आना चाहिए। सिंपली ओपन करता हूँ मैं, तो इस कंसोल में आप देखेंगे, तो बेसिकली देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास ना एक एरर आपको दिख रहा है कंसोल में, क्या दिख रहा है, इसको भी हटाता हूँ मैं ना, जो भी हमने ये डिस्कस किया है, ताकि आपको क्लियर। देखिए क्या हुआ कि हमने हमारे कंसोल में क्या एरर आ रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, नहीं कांस्टेंट वेरिएबल, जो कांस्ट वेरिएबल के साथ हमने लाइन नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे, JS9 दिख रहा है, मतलब 9 नंबर 9 पे जो हमने अभी यूज किया कोड लिखा है, बेसिकली वो क्या है, वो हमें एरर दिखा रहा है। 9 नंबर पे हम क्या लिखे, ये लिखे नम को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि क्या देगा, क्या शो कर दे रहा है, एरर कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को ना कॉन्स्ट के साथ अगर हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते, अगर वो प्रिमिटिव हो तो, ठीक है। बट अगर इसके जगह पे नॉन प्रिमिटिव है, तो हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी ना नॉन प्रिमिटिव का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में जैसे कि अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, एरे, हमें पता है नहीं, तो एरे में हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक, चलो अभी हम ना कॉन्स्ट के साथ ही ना एरे को एक बनाते हैं, तो एरे के लिए एक नाम हमने रख दिया एरे, और देन एरे को डिक्लेयर करने के लिए, जैसा कि हमारे पास पता है कि अगर हमें एक एरे क्रिएट करना है, तो सिंपली हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। देन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को सिंपल असाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। देन अगर जस्ट लाइक टू, क्लियर, तो अगर ये मान लीजिए हमने एक एरे क्रिएट किया, तो अभी देखिए प्रिमिटिव वैल्यू में क्या हो रहा था, कॉन्स्ट अगर हमने यूज किया है किसी वेरिएबल के साथ, तो वेरिएबल को हम दोबारा ना चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियस बात है हमारे कंसोल में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, नहीं, ये जैसा कि आपको कोड में दिख रहा है। बट अगर हम यहाँ पे अगर भी हम ये वेरिएबल को चेंज कर दें, कॉन्स्ट की जगह पे अगर लेट कर दें, नहीं, तो अब वो चेंज वो जो बेसिकली हमारे पास अभी देखिए एरर क्या हो गया, गायब हुआ, क्योंकि लेट को हम क्या कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट को नहीं कर पा रहे हैं। बट ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये चीजें नहीं होती, ठीक है, अप्लाई नहीं होगी। क्यों, अगर देखिए अगर मान मान लीजिए मुझे
इस एरे को चेंज करना है। इसको बेसिकली अभी इसमें तीन आइटम है, ठीक है, थ्री एलिमेंट है। अगर इसमें अगर कोई एलिमेंट अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक कि अ, एक काम करते हैं कि हम्म, क्या करें, पुश कर लें एक एलिमेंट, कोई दिक्कत? तो अगर नो मैं सर। अगर सिंपली क्या करता हूँ कि जो हमने हमारा ये अभी समझ में नहीं, जिसको ना है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एरे के नाम लिखा, देन इसमें अगर हमने पुश मेथड किया, तो ऑब्वियस बात हम कुछ चेंज कर रहे हैं इसको। हमारी हमारा जो एरे है, बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए हम इसमें पुश कर दें 4, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है अभी ये 4 हमारे जो एलिमेंट है वो हमारे एरे में पुश हो चुका है। अगर आप देखना चाहें तो आप कंसोल में जाके बेसिकली देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है, कंसोल डॉट लॉग अगर करेंगे तो बेसिकली क्या देखेगा कि इसके अंदर बेसिकली एक एरे, और हमने मतलब इस जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो वैल्यू थी उसको हमने चेंज कर दिया है। अभी इसमें अगर कंसोल में जाकर देखें तो बेसिकली देखिए हमारा एरे में ये लास्ट में जो हमने 4 ऐड किया था वो ऐड हो गया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, फिर भी कॉन्स्ट वेरिएबल के वैल्यू को भी चेंज कर रहे हैं, दूसरा नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फिर भी हम कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। यहाँ पे ये क्या होता है बेसिकली, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर मेमोरी में अगर ये जो एरे है बेसिकली, जो एरे जो कलेक्शन है ये वैल्यू की, तो हम बेसिकली ना इस वैल्यू को एरे को एरे की वैल्यू से बाइंड नहीं कर रहे हैं अपने वेरिएबल को, जैसे कि इस एग्जांपल में। चलो इस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, समझ में जैसे ये अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट एग्जांपल कि ये जो एरे है, ये जो वैल्यू है बेसिकली, ये किसी पार्टिकुलर जगह पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है इसका कुछ कुछ तो लोकेशन होगा, नहीं? इस पार्टिकुलर वैल्यू का सिंपली कहीं कोई तो एड्रेस होगा। एड्रेस आप देख सकते हैं जाकर ना, मेमोरी का एड्रेस अगर जो सी पड़ा होगा, वहां पे आप ना हेक्स वैल्यू में अब एड्रेस को बेसिकली इसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एक जो भी वैल्यू साइन होती है, वैल्यू मेमोरी में ऐड होता है, उसको वो किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे होता है, हम उस लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा आपके पास फीचर नहीं है कि डायरेक्टली मेमोरी के साथ कर पाए। बट जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो मेमोरी में तो स्टोर हो ही रही है। तो उस मेमोरी के बेसिकली हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल जो ARR वेरिएबल हमने असाइन किया है, हमने क्या किया है कि इस पार्टिकुलर वैल्यू के साथ असाइन नहीं किया, बल्कि इसका जो लोकेशन है, नहीं, जस्ट लाइक मान लीजिए सपोज दैट 0x लोकेशन को हमेशा ना 0x बेस, क्योंकि हेक्स नंबर में ना नंबर सिस्टम हेक्स नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, तो 0x से हम ना रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक मान लो कुछ भी उसके बाद आप A B C, जस्ट लाइक क्योंकि हेक्स में सब आ जाता है, A से लेके F तक आ जाता है, प्लस 0 से लेके 9 तक नहीं वैल्यू। तो अगर मान लीजिए ये लोकेशन है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को ना बेसिकली हम इस लोकेशन के साथ बाइंड कर रहे हैं। इसीलिए बेसिकली हम जब इसमें चेंज कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर की वैल्यू को नहीं चेंज कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। तो लोकेशन बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम कोई वैल्यू इसमें ऐड कर रहे हैं तो बस ये लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसके लोकेशन का रेफरेंस दे रहे हैं, ना कि वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप्स या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम ना किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो बेसिकली हम उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को असाइन करते हैं। इसलिए हम उसको ना कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ करने के बाद भी हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम वैल्यू को नहीं चेंज कर रहे हैं, बल्कि हम उसके रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, नहीं? क्लियर? इसलिए कॉन्स्ट के साथ भी अगर हम अगर किसी वेरिएबल को जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, अगर उसको हमने स्टोर कर रखा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आया रेफरेंस वैल्यू क्यों चेंज हो रहा है? वैल्यू और रेफरेंस में अंतर समझ में आ रहा है आपको?
कि वैल्यू बेसिकली क्या है, जो डायरेक्टली हम टू या फिर स्ट्रिंग जो नॉन प्रिमिटिव, हम बेसिकली उस वैल्यू के साथ वेरिएबल को बाइंड कर रहे थे। बट नॉन प्रिमिटिव में हम क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल को वैल्यू में, जस्ट लाइक यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 जो भी है वो वैल्यू इसमें इंक्लूड है इस पार्टिकुलर एड्रेस की जगह पे। ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ इस पार्टिकुलर एड्रेस में स्टोर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर वैल्यू को नहीं असाइन कर रहे हैं ये बेसिकली ये नाम। हम क्या करें, पूरे लोकेशन के जहाँ पे ये लोकेशन है उसके रेफरेंस को हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको चेंज कर पा रहे हैं कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ भी, कॉन्स्ट कीवर्ड के होने के बावजूद भी। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे एरे हो, चाहे फंक्शन हो, उसके वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बात है अभी? समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे अभी ना कई बार इसको डिस्कस करेंगे रेफरेंस वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि अगर हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं, ठीक है, तो कोड तो सिंपली वो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है। बट अल्टीमेटली हमारे कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो क्या, कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, सिंपल सी बात है, मशीन कोड समझ में आता है, जो कि 0 और 1 में से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस बात हमने क्या बताया था कि जब भी हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो उस कोड को हम बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। क्लियर? तो बेसिकली ये हमारे जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, बेसिकली वो चीजें वो कैसे कन्वर्ट होती है, और इस बात उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट के इंजन का यूज करते हैं। नहीं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज करते हैं, जो कि हमारे इस कोड को, जो भी हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, इस कोड को बेसिकली मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, तो जावास्क्रिप्ट इंजन बेसिकली क्या है, अगर आप इसको ना एक ब्लॉक की तरह मैं आपको समझाऊं कि इस इंजन के अंदर पार्टिकुलर सिंपल मेमोरी, क्योंकि जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हो बेसिकली हमारे मेमोरी में ही स्टोर होगा। तो obvious बात है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मेमोरी अवेलेबल है जहाँ पे हमारे ये प्रोग्राम क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। देन उसके बाद obvious बात है, उसके साथ जो भी चीजें करनी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो चीजें होती है। अभी देखेंगे कि बेसिकली उसके लिए हमें और भी अलग टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, बेसिकली जिसको हम रन टाइम बोलते हैं। तो उसके बारे में भी डिस्कस करें, बट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन का ना बस एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो सारे कोड है बेसिकली, जिसको हम एक डेटा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो डेटा ऑब्वियस बात है, या तो कोड हमारा डेटा किस, दो दो ही तरीके का डेटा हो। अभी हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में 2 टाइप के डेटा है, या तो प्रिमिटिव होगा या तो नॉन प्रिमिटिव होगा। नहीं, क्लियर? आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखिए, उसमें 2 ही टाइप का डेटा यूज करेंगे आप, या तो प्रिमिटिव करेंगे या तो नॉन प्रिमिटिव करेंगे। क्लियर? ये समझ में आ रहा है मेरी बातें अभी? क्लियर? यस। तो अब वो डेटा को स्टोर करने के लिए ना इस जावास्क्रिप्ट इंजन में बेसिकली अपना एक खुद का इनके पास मेमोरी है। बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी का यूज किया जाता है, जस्ट लाइक इस इंजन के अंदर ही आपको अवेलेबल होती है। पहली टाइप, 2 टाइप की मेमोरी है, जिसको हम पहले को हम क्या बोलते हैं, अ, जो पहली मेमोरी है वो हमारी क्या है, कॉल स्टैक है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल स्टैक। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हीप मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ मेमोरी बोल दो। ठीक है, तो ये 2 तरह की मेमोरी आपको अवेलेबल होती है इस जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो जब भी हम कोई कोड लिखते हैं वो बेसिकली कोड एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, इस जावा स्क्रिप्ट इंजन में ही एग्जीक्यूट होता है। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये प्रोग्राम हमने लिखा है, ये प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ पे आएगा, इंटर कहाँ पे होगा, इस जावा स्क्रिप्ट के इंजन में होगा, जिसको अभी हम अगर क्रोम डेवलपर टूल्स यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, तो B8 इंजन जो है जावास्क्रिप्ट इंजन है। वैसे अलग 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 ब्राउजर अलग अलग टाइप के जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज करते हैं। क्लियर? तो अगर मान लीजिए ये कोड जो हमने लिखा, अब इस कोड में एग्जाम्पल के लिए
कि यहाँ पे हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दोनों का यूज किया। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, इस कॉल स्टैक में स्टोर होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टोर होंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। बट जो हमने ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज किया, वो बेसिकली कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो हमारे हीप में स्टोर होते हैं, ठीक है। इस हीप मेमोरी में स्टोर होंगे वो जो भी डेटा टाइप है। और देन उसके जहाँ पे वो स्टोर हुए हैं, ठीक है, उसके एड्रेस का रेफरेंस कहाँ पे होता है, इस कॉल स्टैक में। क्योंकि हमारा कॉल स्टैक पे में ही हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है, जहाँ पे हमारा कोड क्या होता है, रन होता है, ठीक है, एग्जीक्यूट होता है। तो बट क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है सिंपल, जो भी नॉन प्रिमिटिव जिसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, उसको स्टोर तो कहीं पे करना ही होगा। तो वो स्टोर कहाँ पे होगा, ये इस हीप मेमोरी में स्टोर होता है, जो कि आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर आपको बैकएंड में थोड़ा जानना है, तो बस उसके लिए मैं बोलूँ कि इस हीप मेमोरी में बेसिकली जो हमारे नॉन प्रिमिटिव टाइप है वो स्टोर होते हैं। और फिर उस जहाँ पे भी वो स्टोर हो रहे हैं, उसके रेफरेंस को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस उसके लोकेशन को हम रेफरेंस दे दे रहे हैं कहाँ पे, कॉल स्टैक में, ठीक है। कि जब भी इस कॉल स्टैक को अगर उस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपली उस रेफरेंस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया ये कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर एरे यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी और अदर डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, वो सारे कहाँ पे स्टोर होंगे, हीप मेमोरी में स्टोर होंगे। तो ऐसा भी है कि कुछ ऑब्जेक्ट आपने बनाया, फिर बाद में वो यूज नहीं हो रहे, उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उस सिंपली इसमें जितने ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक मान लीजिए इसको हम ना ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट है आपके प्रोग्राम में, जो कि आपकी हीप में हिप मेमोरी में स्टोर है। और इसमें से सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस, मतलब बेसिकली दो ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। बाकी दो ऑब्जेक्ट क्या है, अभी उनका यूज हो ही नहीं रहा, ठीक है। ना तो इनका रेफरेंस, क्योंकि कॉलेज टैग में नहीं है, रेफरेंस नहीं है, सिंपल उसका एग्जीक्यूशन में कोई रोल है नहीं, बस वो पड़ा हुआ है आपकी मेमोरी में। तो फालतू का आपका मेमोरी क्या कर रहा है, ले रहा है, उसे यूज कर रहा है। तो बेसिकली इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ना, हमारे पास यहाँ पे हमारे, वो हमारे हाथ में तो नहीं होता, बट जावास्क्रिप्ट ना टाइम टू टाइम हमारे इस इन सारी मेमोरी को ना क्लीन करता रहता है। उसके लिए गार्बेज कलेक्टर कलेक्टर नाम का हमारे पास ना एक एल्गोरिदम मिलता है, जो कि टाइम टू टाइम रन होता रहता है, और ये सारे जो नॉन रेफरेंस वाले ऑब्जेक्ट है, इनको रिमूव करता है, ठीक है। मार्क एंड स्विफ्ट नाम के एल्गोरिथम के थ्रू। तो वो जो जिसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट हाँ डिटेल अगर आप जानना चाह रहे हैं तो उसके बारे में मैंने बता दिया। क्लियर। तो जावास्क्रिप्ट जब भी हम कोड लिख रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट का कोड को रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जावास्क्रिप्ट इंजन की। जावास्क्रिप्ट इंजन में हमें दो टाइप की मेमोरी मिलती है, एक कॉल स्टैक मेमोरी, एक हीप मेमोरी। कॉल स्टैक में बेसिकली जो सिंपल प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स हमने यूज किया है अभी, हमारे हमारे कोड में यूज हो रहे होते हैं, वो सारे कोड, जैसे कि अगर हमने कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज किया है, तो वो हमारे कॉल स्टैक में डायरेक्टली ऐड होंगे। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कहाँ पे ऐड होंगे, वो हमारे हीप मेमोरी में ऐड होंगे। और देन उसका रेफरेंस हमें कहाँ पे मिलता है, कॉल स्टैक में। और देन कॉल स्टैक में हमें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मिलता है। अभी आगे देखेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, बट अभी बस बेसिक ओवरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में यही अंतर है कि प्रिमिटिव में हम डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो कि नॉन रिवर्सिबल होता है, नहीं इम्यूटेबल होता है, उसको म्यूट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। बट जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स या जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो क्या है, अभी क्या कौन सा वर्ड मैंने यूज किया था, क्या वर्ड, किस चीज के लिए? अभी यूज मैंने कोई वर्ड किया था ना, नॉन रेफरेंस, नॉन रेफरेंस। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। दिमाग में ना बहुत चीजें चली, चलिए बट अभी आप समझ से चिराग कुछ बता रहे थे। क्या, चिराग कुछ बता रहे थे, शायद वही वर्ड है।
बोलिए चिराग, पूछिए। क्या क्या मैंने बोला? एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। नहीं नहीं, एग्जीक्यूशन कोई कॉन्टेक्स्ट। नहीं, अभी बस इतने समझो, जो मैं बोला था उसका मतलब बस इतना ही था। अब वो वर्ड मैं अभी एक्चुअली फिर से वो ना वर्ड में दिमाग से लिखूं। रिकॉर्डिंग हो रही है तो कल पता हाँ चल। कोई नहीं, आप देख लीजिएगा ना, वर्ड बेसिकली मैंने जो बोला कि बेसिकली जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो रिवर्सिबल नहीं है, उसको चेंज नहीं करें, म्यूटेबल नहीं, सॉरी म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। बट जो एरे या ऑब्जेक्ट हो म्यूटेबल है, ठीक है। इसको हम चेंज म्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? क्यों चेंज कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली हम वैल्यू को नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियस बात है जो भी लोकेशन है उसके अंदर की वैल्यू को हम चेंज करते हैं, बट लोकेशन तो सेम ही रहेगा ना। इसलिए हम उसको चेंज करने मतलब वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ये लोकेशन दिए, अब इसके अंदर जो वैल्यू है 1 2 3 ऐड है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू और ऐड करा है, बट लोकेशन जो हमने रेफरेंस दिया था लोकेशन का दिया था, लोकेशन तो सेम ही है। नहीं समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं जस्ट एग्जाम्पल। अभी ये समझ में आया कि नहीं आपको, क्यों क्यों हो पा रहा है रेफरेंस देने, रेफरेंस का मतलब नहीं समझ में आया? कि जस्ट लाइक मान लीजिए ये एक पूरा मेमोरी है, ठीक है। अब इस मेमोरी में हमने मल्टीपल ग्रिड है, जस्ट लाइक 1 2 3 मल्टीपल है, ठीक है। अब क्योंकि जब भी हम असाइन करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो देखिए ना, सी प्लस प्लस में आपको क्या मिलता है कि जब भी हम एरे डिसाइड करते हैं तो उसकी हम लेंथ पहले से डिक्लेयर कर, लेंथ भी डिक्लेयर करते हैं कि बेसिकली एरे कितने लेंथ की होगी, ठीक है। बट जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो कितना मेमोरी उसके लिए हम अलॉट करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि एरे में थ्री वैल्यू भी हो सकती है, और क्योंकि नंबर ऑफ कलेक्शन होता है वैल्यू का, तो बेसिकली हम उसके लिए ना हमारा जो जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली ना ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलता है, जो ये स्टोरेज वैल्यू जहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है, उसके लिए मल्टीपल स्टोरेज एक तरीके से अवेलेबल आपके पास असाइन कर दिया जाता है, किसके थ्रू? जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, जिसपे आपका कमांड नहीं है। तो जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि सपोज दैट जब भी आपने एक एरे वेरिएबल क्रिएट किया, तो आपको मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो 5 ग्रिड है ये असाइन कर दिया गया किसके लिए? जो ये ए आर आर आपने वेरिएबल क्रिएट किया ना, बट आपने वैल्यू इसमें स्टोर किया क्या? 1 2 3? नहीं। क्लियर? तीन ही वैल्यू ऐड किया, बट आपके पास ये अभी पूरा ही आपको असाइन कर दिया गया था किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट, जिस पर आपका कमांड नहीं है। बट एग्जैक्टली कितना आपको असाइन किया जाता है? मोस्टली 64 बिट आपको असाइन कर दिया जाता है, बट अभी है ना, जो भी मैंने तो अभी आपको 5 बाइट ही देगा। तो आप इसीलिए ना जावा स्क्रिप्ट इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज क्यों नहीं बोला जा रहा है, बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ना हम बेसिकली टाइप एरे का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ना हम बता सकते हैं कि हमें कितने बफर बफर जब भी पढ़ेंगे नोड में, तो वहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने मेमोरी की जरूरत है, अपने आवश्यकता अनुसार हम मेमोरी को उतने ही बेसिकली मेमोरी यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, अभी ये थोड़ा सा डीप लगेगा आपको, पहले क्लास में डिस्कस नहीं करना था, लेकिन समझिए यही तो फायदा है रिकॉर्डिंग ना पढ़ने का। नहीं, क्या कि अगर मान लीजिए हमने ये जो एरे अभी डिक्लेयर किया था यहाँ पे, इस एरे की एक लेंथ है, नहीं कितनी लेंथ है? 3 लेंथ है, ठीक है। बट अब ये एरे जहाँ भी हमारी मेमोरी में स्टोर होगा, ये मेमोरी के लिए उसके लिए सिंपल मेमोरी चाहिए हमें, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब कितनी मेमोरी चाहिए हमें पहले तो पता है नहीं, क्योंकि इस एरे में तो एरे को हम म्यूट कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं इसमें से वैल्यू। तो ऑब्वियस बात है, तो हमारा जावा स्क्रिप्ट क्या करता है पहले से ना, जब भी हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें ना एक वैल्यू बेसिकली ये जो स्पेस है हमें क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। आप पूरे स्पेस का यूज करो या ना करो, बट ये पूरा ही स्पेस किसके लिए अलॉट कर दिया गया है? इस इस वेरिएबल को, नहीं जिस जो कि एक एरे है। क्लियर? तो आपने 3 वैल्यू ऐड किया, बट ये स्पेस तो खाली है, तब क्या इसमें कोई भी और वैल्यू ऐड किया जा सकता है? किया जा सकता है, जैसे कि हमने पुश करके क्या किया है, 4 कर दिया था। बट अब ये सारे वैल्यू तो इसी एड्रेस में आ रहा है ना, इसी इसी वाले इसी में तो आ गया है अभी। तो इसका क्या एड्रेस चेंज हुआ? नहीं हुआ ना।
नो सर। समझ समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है बेसिकली, ये सिंपली जो हमने चेंज किया, इस एरे को जो वैल्यू दिया असाइन किया गया था, इस पूरे ग्रिड का लोकेशन, बेसिकली इसका एड्रेस असाइन किया गया था, ना कि 1 2 3 असाइन किया गया था। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी स्पेस है उसमें हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो भी हमारा ये कॉन्स्ट असाइनमेंट के साथ जो हमने कीवर्ड के साथ ये वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वो हो जा रहा है। क्लियर? अब शायद मे भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आया होगा कि ये कैसे काम हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम जब भी ऑब्जेक्ट टाइप जब भी करते हैं, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर मेमोरी, क्योंकि वैल्यू को असाइन करने के लिए, बट नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली क्या होता है, मोस्टली जिसे हम नंबर के लिए करते हैं, तो वो कितना वैल्यू, उसमें भी कुछ अलॉट होते हैं, बट हम क्या करते हैं वहां पे, हमें उस पार्टिकुलर नंबर या उस पार्टी प्रिमिटिव वैल्यू में ना, उस वैल्यू का रेफरेंस हमें, मतलब उस वैल्यू को ही हम बाइंड कर देते हैं अपने इस वेरिएबल के साथ। इसलिए जब भी हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल को, बेसिकली हमारा जो बाइंडिंग है वो ब्रेक होके उस बैंड दूसरे वाले वैल्यू के साथ ही अटैच होती है, पहले वाली वैल्यू को, इसलिए वहां से हमारी बाइंडिंग रिमूव हो जाती है। क्लियर? चलिए, अगर ना समझ में आया तो भी अच्छी बात है, आगे क्योंकि पहली बार में सब समझ में आ जाए तो भी दिक्कत ही है। बट क्योंकि ऑप्टिमाइज कोड लिखने के लिए ना ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे जाके अभी बहुत कंफ्यूज होंगे। अभी ना तभी पढ़ेंगे, अभी अभी हम लोग इवेंट लूप पढ़ेंगे, वहां पे फिर से दोबारा अभी ना सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हमें क्या करना था, हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो हमें, हमारे पास दो ही ऑप्शन है अभी, कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम या तो लेट कीवर्ड का यूज करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। देन हम उस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। नाम लिखने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, अदरवाइज अभी बस इतना याद रखिए कि आपको क्या करना है, जब भी हम नाम लिखें तो नाम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, जिसके लिए आप उसमें जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उस वैल्यू के रिलेटेड आपका वेरिएबल हो। बट अगर नहीं भी आप कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी कौन सा हम प्रोडक्शन के लिए कोड लिख रहे हैं। आपको क्या करना है, उस जो भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करें, उसको एक नाम देंगे। नाम बस इतना आपको ध्यान देना है कि वो नाम क्या क्या हो, कीवर्ड जो पहले से ही रिजर्व है। ठीक है, हमारे जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड जो है, कुछ कीवर्ड क्या है, रिजर्व है। अगर आप चाहें तो एमडीएन पे जाके ना चेक कर सकते हैं कि रिजर्व कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, अगर आप जाकर यहाँ पे सर्च करें, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस बात है, आपको ना VS कोड खुद ही, अ, आप चाहें तो कीवर्ड JS, ठीक है, आप अगर ये अपडेट डालेंगे तो आपको ना ये पूरा लिस्ट दिख जाएगा। अगर आप एमडीएन पे जाएंगे तो ये यहाँ पे ये सारे, चलो इसकी कुछ और खुल गया है, ये रिजर्व, चलो इसका ही कर लेते हैं। तो ये ना कहीं पे लिस्ट, कई सारे देखिए, ये जो है ना, केस कैच चार, नहीं, ये सारे जो वर्ड है, आप ना इसको वेरिएबल के नेम में नहीं यूज कर सकते हैं। इतने सारे नाम है, थ्रो ये सारे कीवर्ड हैं बेसिकली, किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए ना इसका यूज किया जाता है, या तो आगे जाके किया जाएगा, इसलिए ना इसको, इन सारे वर्ड को ना जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जैसे क्या देखा था कि रिजर्व बेसिकली लेट, किसी वेरिएबल का नाम लेट और कॉन्स्ट तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो एक कीवर्ड है, नहीं। तो तो वो भी इसमें मेंशन होगा कहीं पे, लेट और कहाँ पे, देखिए वार है यहाँ पे मेंशन, वार भी क्या है, वेरिएबल को नहीं, कुछ पुराना ही डॉक्यूमेंटेशन है क्या, है। ये देखिए कॉन्स्ट कीवर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, ये भी एक कीवर्ड है जो रिजर्व है। तो किसी वेरिएबल का नाम आप कॉन्स्ट भी नहीं रख सकते हैं, ना ही लेट रख सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ कीवर्ड है जो कि आपको याद नहीं करना, बट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो ऑब्वियस बात है, बार बार आपको एरर क्यों ही शो करवाना। ठीक है, तो आप एक बार जाकर ना इस वेरिएबल जो भी कीवर्ड है, अगर आप नोट्स बना सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा,
ताकि आपको पता। बाकी तो वैसे भी पूरे कोड में ना आपको सारे प्रैक्टिस, लगभग सारे कीवर्ड का तो यूज है ही कहीं ना कहीं, तो फिर आप वैसे भी समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये जी सर। अभी जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, वो सेकेंड टॉपिक क्या है कि जब भी हम जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, ठीक है, टाइप्स तो हमें पता हो गया, बट ऑब्वियस बात है कि अगर हम कहीं पे, अगर सपोज दैट कि अगर हमें एक, अगर जैसे मैंने बताया था अभी, हम लोगों ने क्या किया था, कंसोल का यूज किया था। कंसोल लिख के अगर हम कुछ भी प्रिंट करवाना चाह रहे थे, क्योंकि कंसोल हमें कहाँ पे मिल रहा है, इन बिल्ट फंक्शन है। तो इसमें अगर हम कुछ भी अगर प्रिंट करवाएं, जस्ट लाइक अगर मैं हाई लिखता हूँ, ऑब्वियस बात है एक कि ये हाई हमें दिख रहा है, आउटपुट में क्या दिख रहा है, हाई दिख रहा है, नहीं। वैसे हमें पास एक बिल्ट इन फंक्शन मिल जाता है, क्या मिलता है, प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन मिल जाता है, नहीं, प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये फंक्शन है। ये क्या करता है कि जब भी हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, तो ये हमारे ना वेबसाइट पे, जो भी हमारा वेबसाइट एप्लीकेशन होगा, वहां पे एक पॉपअप शो करेगा, जहां पे ना हम एक यूजर का इनपुट ले सकते हैं, यूजर के थ्रू ना कोई डेटा, क्योंकि या तो डेटा हम अपने से ऐड करें अपने वेबसाइट में, ठीक है, वो दिखेगा। या तो अगर हम कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि जो डेटा है ना वो हम यूजर से ले, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रॉम्प्ट फंक्शन अगर हम यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, सिंपली इस सामने वाले से हम क्या करते हैं, नहीं क्या, चलो उससे ना उसका नाम, अगर इंटर योर नेम, मैंने क्या किया, ये एक स्ट्रिंग आप दे रहे हैं ताकि ना उसको एक हिंट मिले कि उसको किस टाइप का डेटा ने इंटर करना है। तो अगर जैसे मैं ये प्रॉम्प्ट फंक्शन रन करूंगा, तो ऑब्वियस बात है, देखिए ना हमारे इस लेफ्ट साइड में जो हमारा ब्राउजर, हमारा ये पेज है, ठीक है, यहाँ पे आपको ना एक पॉपअप दिखेगा, जैसे मैंने इंटर किया, देखिए ये पॉपअप आ रहा है किसके साथ, जो हमने स्ट्रिंग लिखा था, इंटर योर नेम, नहीं, अ, ये पॉपअप आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम वो नाम इंटर करेंगे, ऑब्वियस बात है कि वो नाम इंटर होगा, ये पॉपअप, जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे प्रदीप अभी इंटर इंटर किया, प्रदीप, ठीक है, और फिर हमारा पॉपअप क्या हो गया, और फिर यहाँ पे हमें क्या वैल्यू शो होगी क्या हो गया, प्रदीप। बट अभी क्या हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि इस वैल्यू का ना तुरंत हम कोई यूज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम, ऑब्वियस बात है, एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, इसलिए वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम। हम लोगों ने वेरिएबल इसलिए तो पढ़ा था कि वेरिएबल को एक कंटेनर की तरह यूज कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर की वैल्यू को जब भी हमें नीड हो, तो नीड के अनुसार हम उसका यूज कर सके। तो अगर मान लीजिए इस प्रॉम्प्ट को हम क्या करते हैं, जो भी इसमें हमें वैल्यू मिलेगी एक यूजर को, नहीं, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं। तो वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम सिंपली एक वेरिएबल नेम लिख, नहीं, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको नाम कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि पता चले कि आप किस टाइप का बेसिकली इसके अंदर वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूजर का नेम ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम बेसिकली वेरिएबल का नाम रख दिया, ठीक है। इसको कैमल केस बोलते हैं बेसिकली। आपको ना जब भी वेरिएबल में, क्योंकि ना देखिए आपको याद नहीं करना, बहुत बार क्या होता है ना, हम इसके भी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टार्ट में नंबर नंबर यूज नहीं कर सकते, या फिर नहीं कोई स्पेशल करेक्टर यूज नहीं, कौन कौन से स्पेशल करेक्टर, इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। आपको बस याद रखना है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखे, वो नाम ऐसा हो कि उसके उसको जो भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम यूजर का नाम नाम ही तो पूछ रहे हैं। तो उस नाम को पूछने के लिए हमने क्या किया, उस नाम को जो भी पूछा है वो जब इंटर करेगा, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो यूजर नेम हमने लिख दिया, नहीं, क्लियर। अगर हम उस सामने वाले से एज पूछते तो हम यूजर एज लिख देते, नहीं, सिंपल। हमें अगर उसका एड्रेस पूछ रहे होते हैं तो यूजर एड्रेस लिख देते। तो आपको बस नाम कुछ ऐसा करना है कि वो थोड़ा सा क्या हो, स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक हो कि हाँ सिंपली वो किसके लिए आप यूज कर रहे हैं। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगर उस नेम में अगर मल्टीपल वर्ड यूज करें, जैसे यहाँ पे क्या है, दो वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, नहीं, यूजर और नेम, नहीं, दो वर्ड यूज करके आप एक वेरिएबल नेम बना रहे हैं।
तो पहला जो वर्ड है यूजर, नहीं, और दूसरा नेम, दूसरा वर्ड क्या है, नेम। तो जब भी आप दो नेम को मिला के एक वर्ड बनाते हैं, एक वेरिएबल नेम बना रहे हैं, तो जो दूसरा वर्ड शुरू होगा, ठीक है, उसका पहला जो लेटर है, नहीं, वो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, आपको लिखना है कैपिटल में, कैपिटल लिखना है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैमल केस बोलते हैं, कैमल केस। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ कन्वेंशन है ये कि आपको नाम ऐसे ही लिखना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिखेंगे तो आपका कोड ना एरर शो करेगा। बट आपको ट्राई करना है कि आप कन्वेंशन को फॉलो करें। तो आपको जब भी नेम में मल्टीपल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पहले वर्ड के बाद जितने भी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, ऐसा आपको करना है। चलिए, तो आपको क्या करना है कि हमने क्या किया, उस सामने वाले को जैसे ये कोड लिखा, अभी हम कंसोल में लिखा, जैसे मैंने बताया, चाहे तो हम वीएस कोड में भी लिख सकते थे। बट जब भी हम ये फंक्शन कोड लिखेंगे, ये लाइन, इस लाइन का मतलब सिंपल सा है कि जैसे ही हमारा कोड रन करेंगे, सिंपली हमें एक पॉपअप शो होगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब तक वेरिएबल नहीं स्टोर कर रहे थे तो एक ही बार उसका यूज कर पा रहे थे। ठीक है, दोबारा अगर हमें फिर से सामने वाले से वो पॉपअप यूज करवाना है, उस नाम पूछना है, फिर से हमें ये लाइन, पूरा लाइन लिखना पड़ता है। बट हमने वेरिएबल में ये स्टोर कर दिया, दोबारा जब भी हमें पॉपअप चाहिए, हम सिर्फ क्या करेंगे, यूजर नेम यूज करेंगे, अपने आप पॉपअप शो होगा। नहीं, तो जैसे क्या एग्जांपल के, अगर मान लीजिए हमने क्या किया है कि इसमें जो भी वैल्यू आए, अब बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। तो अब अगर इसको मैं रन करूंगा, तो रन करवाए करते, तो रन किया तो देखिए सिंपली, अगर अब मैं अगर यहाँ पे स्टोर करूँ, जस्ट लाइक अभी ना, ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या किया है, नंबर ऐड किया, सॉरी, चलो अभी ना नेम ही ऐड करते हैं ताकि ना फिर दोबारा कर, प्रदीप, ठीक है, चलो, अभी मैंने ऐड किया। अभी देखिए हमें वैल्यू तुरंत नहीं दिख रही, यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे ही हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया था, हमें वैल्यू रिटर्न हो गई थी। ठीक है, साइड इफेक्ट उसका हमें दिख गया था, उसका रिजल्ट दिखा था। बट अभी क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू हमने इंटर किया, कोई भी यूजर ने इंटर किया, वह वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इस यूजर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अगर आप अगर देखना चाहें तो आप अगर कंसोल डॉट लॉग का यूज करें, और यूजर नेम जो कि आपका वेरिएबल है, उसको आप इसके अंदर आप लिखे, और देन इंटर करें, तो देखिए ये वैल्यू आ रही है, प्रदीप यादव, जो कि उस यूजर ने टाइप किया था, नहीं, जिसको ये कोड दिखा था। तो बेसिकली क्या आपको दिख रहा है कि जब भी हम ना प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, हमारे पास एक सिंपल सा पॉपअप ओपन हो रहा है, उसमें जो भी वैल्यू हो रही है, वो क्या हो रहा है कि अब प्रदीप, प्रदीप क्या है, मतलब किस टाइप का डेटा टाइप दिख रहा है आपको, अभी देख के यहाँ पे जो वैल्यू इंटर हुआ था, उसको देख के आपको क्या लग रहा है, किस टाइप का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ये, स्ट्रिंग। अभी चलो, वही उसी चीज की प्रैक्टिस ही करवाना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अभी दोबारा अगर हमने क्या किया, ये फंक्शन फिर से रन किया, अभी हम सामने वाले से ना क्या कर रहे हैं, अभी इसको ना वेरिएबल में ना स्टोर करके सिर्फ प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, और हम सामने वाले से ना सिंपली एज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एज इंटर किया, अब ये क्या करेगा, रन किया, अगर सामने वाले ने मान लीजिए 20 ऐड किया, तो अब वैल्यू देखिए क्या दिख रहा है, ये क्या है, किस टाइप का डेटा टाइप है, नंबर। कौन बोला नंबर। एक मिनट। हम्म, स्ट्रिंग है, कॉमा में है सर, स्ट्रिंग है, ठीक है सर, कॉमा में है, इन्वर्टेड कॉमा। क्या है ये, स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग। कल मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब भी नंबर को ना कोटेशन में रैप कर देते हैं, तो बेसिकली क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो यस अभी सर। आपको क्या दिख रहा है कि जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है ना, बाय डिफॉल्ट उसमें जो भी वैल्यू ऐड कर, मतलब जो भी यूजर ऐड कर रहा है, वो किस फॉर्म में हमें अवेलेबल हो रही है,
एक स्ट्रिंग के फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। और ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा कोड लिख रहे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जो इंटर हो वो एक नंबर इंटर हो। अगर मान लीजिए अभी मैं इसी कोड को ना, अभी आपको शायद ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, बट समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपली ना एक कोड लिख रहा हूँ कि सेम कोड हमने जो अभी रन किया था, अभी सामने वाले से एज हमने पूछा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, इसको सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि ना इसको दोबारा यूज करें। सिंपली तो हमने क्या किया, यूजर एज या फिर सिंपली एज लिख दो अभी, बट आपको क्या लिखना चाहिए, यूजर एज लिखना चाहिए क्योंकि यूजर का हम एज ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एज हमने किया, बट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमने दूसरी लाइन का कोड लिखा और इसमें हम कुछ कर रहे हैं कि इसमें एज के अंदर ना कंसोल में, चलो कंसोल डॉट लॉग, देन उसके में बाद इस कंसोल के अंदर हमने क्या किया, एज लिखा। और इसमें हम कुछ ना ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाहे तो प्लस का यूज करेंगे। और देन हम इसमें हम जो भी वो करें उसके साथ हम चाहते हैं कि 10 ऐड हो जाए उसके एज में, जितना भी वो एज क्या करें ऐड करें। क्लियर? तो obvious बात है, तो अगर मान लीजिए अभी मैं इस कोड को रन करूं तो हमारे पास क्या दिखेगा, एक पॉपअप दिखेगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी 30 इंटर करता हूँ तो क्या वैल्यू क्या दिखना चाहिए कंसोल में, अब जो दूसरा लाइन होगा उसमें क्या आना चाहिए। अगर मैं अभी इस कोड को ओके करूँ तो वैल्यू क्या आएगी नीचे वाले कंसोल में, जैसे मैंने इसमें 10 ऐड कर दिया था तो 30 + 10 होना चाहिए। हेलो? हाँ, नहीं समझ में आया? यही तो होना चाहिए। यस। तो 40 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्या आ स्ट्रिंग रहा है। कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। क्या हो रहा है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। सिंपल नहीं, कि देखिए क्योंकि जो प्रॉम्प्ट में हमें जो नंबर मिल रहा था 30, वो बेसिकली नंबर नहीं था, वो क्या था, एक स्ट्रिंग थी। तो स्ट्रिंग 30 थी प्लस 10 था। तो बाय डिफॉल्ट जो पहला जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के साथ जब प्लस करते हैं तो दूसरे को भी ना हमारा जावा स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर दे रहा है, किसमें 10 को भी क्या कर दे रहा है, वो अपने हिसाब से इसको भी एक स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है। और देन उसके बाद दो स्ट्रिंग का जोड़ दे रहा है, ठीक, कनकैट कर दे रहा है दो स्ट्रिंग को। इसलिए हमें 30 10 दिख रहा है। नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो चीजें समझने की जरूरत है। पहला कि हमें पहले तो इस एज जो वेरिएबल है प्रॉम्प्ट, इसको हमें पहले तो नंबर बनाना होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो हमें उसको नंबर बनाना होगा अगर हमें जो एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए, अगर वो रिजल्ट हमें अगर अचीव करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको ना जिस भी डेटा टाइप में किसी दूसरे डेटा टाइप को बदलना है, आपको सिंपली क्या करना है, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है कि जैसे कि अभी जो स्ट्रिंग है उसको नंबर बदलना है, इस प्रॉम्प्ट में स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें जो भी है उसको हमें क्या करना है, नंबर में बदलना है। तो हमें क्या करना है, नंबर नाम का एक फंक्शन मिलता है हमें जो कि सिंपली इनबिल्ट फंक्शन है। बट इसका कैपिटल पहला लेटर कैपिटल होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। देन हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है, अगर हम इस नंबर फंक्शन में एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिखे, स्ट्रिंग भी लिखेंगे तो कन्वर्ट होके क्या आएगा, हमें क्या अवेलेबल होगा, नंबर अवेलेबल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया, मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर मैंने नंबर फंक्शन लिखा, देन उसके बाद इसके अंदर हमने क्या अराइव किया, एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। नहीं, 10 क्या है, मान लीजिए सपोज दैट 10 क्या है, अभी ये एक स्ट्रिंग हमने मेंशन किया है। क्यों नहीं, 10 तो यस। स्ट्रिंग ही ना, क्योंकि हमने कोटेशन में टाइप कर दिया। बट वैल्यू हमें जो मिल रही है वो क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, ठीक है।
तो बेसिकली नंबर, ये जो हमने फंक्शन यूज किया है वो जो इसके अंदर स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट किस में कर दे रहा है, नंबर में कर दे रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर अब ये मैं एक दूसरा कि अगर मुझे नंबर को स्ट्रिंग में बदलना है तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग नाम का फंक्शन मिल जाता है नहीं। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर हम इसके अंदर इस फंक्शन में अगर हम 10 अभी क्या इंटर कर रहे हैं, एक नंबर इंटर कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रहा है नहीं। वैसे अगर बुलियन को बुलियन उसके लिए हमारे पास एक बुलियन कंस्ट्रक्टर मिल जाता है। तो ये बुलियन आप इसके अंदर आप जो भी करेंगे वो बुलियन के रूप में नहीं ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर मान लीजिए बाई डिफॉल्ट अगर कोई भी इम्पट्टी वैल्यू तो फॉल्स होती है, बट अगर इसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए ट्रू ट्रू आ रहा है नहीं, क्योंकि ये ट्रूथ ही वैल्यू हो जाती है नहीं। कुछ भी ऐड करेंगे, प्रदीप कुछ भी ऐड करेंगे वो सब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है कि स्ट्रिंग ऐड करेंगे या कुछ भी ऐड करें, प्रदीप करेंगे तो भी क्या आ रहा है, देखिए वैल्यू क्या आ रही है, ट्रूथ नहीं। तो बेसिकली ये बुलियन, ये स्ट्रिंग, ये सारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, जैसे कि इस नंबर फंक्शन का यूज करके हमने इस इसके अंदर के जो स्ट्रिंग है उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इस स्ट्रिंग का यूज करके हमने नंबर को क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप हमें ये पूरे एज को क्या करना है, अगर हमें सेकेंड लाइन को सही तरीके से जो है अभी एक बग आ रहा है इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा। टाइप कास्ट करना है। तो सिंपली कोड पहले लेके आते हैं, तो हमें बस सिंपली उसको हमें किस में रैप कर देना होगा, सिंपली नंबर बदलना है तो नंबर वाले फंक्शन में रैप कर देना है नहीं। तो यस। ये बस सिंपली इसके बाहर हमें क्या कर देना है, ये बस सही हो गया। अब हमारा देखिए कोड क्या एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता है देख अभी अब मैं लिखूंगा, वही सेम 30 लिखेंगे, देखिए क्या आ रहा है, 40 आ गया, रिजल्ट आपका सही आ गया 40। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग 30 बाई डिफॉल्ट हमारे प्रॉम्प्ट दे रहा था तो वो उसको हमने नंबर फंक्शन के थ्रू पे क्या कर दिया, नंबर में बदल दिया। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे दो चीज देखा, इसको आप थ्योरी पढ़ने के लिए हमारे पास अवेलेबल रहेगा ही कोड, तो वहां पे ना अभी देख लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं नहीं, कन्वर्जन इसको बोलते हैं। ठीक है, डेटा टाइप कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या बोल रहे हैं कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने को हम कन्वर्जन बोल रहे हैं। और कोवर्जन क्या बोल रहे हैं कि जो बाय डिफॉल्ट मतलब हमारा जो जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जैसे 10 को यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दे रहा था, वो स्ट्रिंग बदल दे रहा था, इसलिए दो स्ट्रिंग क्या हो जा रहे थे, कॉन्कैट हो जा रहा था। क्लियर, अदरवाइज अगर दो स्ट्रिंग न हो, अगर एक नंबर और एक स्ट्रिंग को ऐड करेंगे आप, तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग है जैसे कि प्रदीप, और उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड करें सिंपली किसी नंबर से, तो देखिए क्या आता है हमारे पास, रिजल्ट क्या आएगा, यही तो आ रहा है, कॉन्कैट हो जा रहा है नहीं। हेलो, तो यस ये सर। यही काम हो रहा था वहां पे कि जो स्ट्रिंग के साथ दूसरा नंबर था, वो नंबर बेसिकली क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली ये भी कन्वर्ट हो जा रहा था स्ट्रिंग में नहीं, क्योंकि हमें जो प्लस साइन है ना दो स्ट्रिंग को जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, एक तो दो नंबर को भी ऐड करता है और दो स्ट्रिंग को ना एक साथ ना कंबाइन करने का भी ना, ये ऑपरेटर उस तरीके से भी काम करता है, नहीं प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, 10 जो नंबर है वो कोवर्जन यहाँ पे हो जा रहा है इसका, कोवर्जन जिसको हम बोल रहे हैं। ये कोवर्जन लोग ना आपसे पूछते हैं कि कोवर्जन क्या है, बट बस उसका अर्थ नहीं है कि जब ना कोई चीज, ऐसे बहुत सारे वैल्यू है जिसको ना ऑटोमेटिकली हमारा जावा स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, उसको ना कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू जो भी उसके कोड के अकॉर्डिंग। तो उस, सर हाँ सर जो कोवर्जन होता है वो हम नहीं करते हैं, जावास्क्रिप्ट करता है ऑटोमेटिक। हाँ हाँ जी ऑटोमेटिक। और वाह, कन्वर्जन हम मैनुअली करते हैं। क्या हुआ, जो आपने कन्वर्जन बताया वो मैनुअली करना पड़ता है। कन्वर्जन आप करते हैं, अच्छा ठीक है। सर। वो क्या बोल रहे हैं, सर वो बोल रहे हैं कि जैसे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले रहा है तो हाँ ये चाहे तो नंबर में भी तो कन्वर्ट कर सकता है।
नहीं, देखिए, पहली चीज क्या होता है, जब भी आप प्लस साइन का यूज करते हैं ना, अभी हम लोग प्रेसिडेंट देखेंगे कि जब दो ऑपरेटर होते हैं बेसिकली, वो ना बेसिकली ऐड, जब भी हम प्लस साइन या माइनस साइन ये जो भी करते हैं, तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है कि राइट टू लेफ्ट होता है, नहीं। तो अभी प्रेसिडेंट अभी जब देखेंगे, या जैसे कि जस्ट लाइक 2+2 लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको जब ऐड किया जाता है, टू में टू को ऐड किया जाता है, ना कि इस इसको ऐड कर, जब ये कैलकुलेट होता है तो लेफ्ट टू राइट होता है, नहीं, ना कि राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। तो जब ठीक ये है सर। राइट टू लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग आई, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे वाले को भी वो अज्यूम क्या कर दे रहा है, स्ट्रिंग कर दे रहा है, यस सर। ठीक है। तो अब ये इतना ही हमें पढ़ना था, कन्वर्जन कोवर्जन। अभी मैं आपको ना थ्योरी दिखा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अगर आपको आज की क्लास समझ में आएगी तो ये अ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रैक्टिस करने में। तो आपको क्या करना है, देखिए, इस पूरे को मैं अभी ना जो गेटअप पे सेंड कर दूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइएगा, ये पूरे कोड को बीएस कोड में डाउनलोड कर लीजिएगा अपने। फिर उसके बाद बीएस कोड में डाउनलोड करने के बाद ये एक्सटेंशन आपको मिल जा रहा है ये साइड में। अब यहाँ पे ना सिंपली इसको रन कर लीजिएगा, ये पूरा आपको ना एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप देखिए लेट एंड कॉस्ट, जो भी हमने बताया था कि वार के वेरिएबल, अभी ये स्कोप पढ़ा नहीं, स्कोप नहीं पढ़ा, तो इसलिए वार का हमने भी आपको बताया नहीं, आप उसको बोल जाइएगा, स्कोप पढ़ेंगे अभी तो वहां पे आपको ना पता चलेगा स्कोप। लिट ब्लॉक स्कोप है क्या है ना, ये भी कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी के लिए नहीं, आगे ना दोबारा फिर से पढ़ना था ही इसके बारे, स्कोप के बारे में। तो लेट और कॉन्स्ट बेसिकली क्या है ना, ये ब्लॉक लेवल का भी ना स्कोप आपको प्रोवाइड कर देता है, बट वार के साथ नहीं होता है ऐसा। तो वहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जब भी हम ब्लॉक से इफ एंड इल्स ब्लॉक कोड हम वहाँ पे लिखते हैं, ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं, तो उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो लेट और कॉन्स्ट के साथ करते हैं, तो उस ब्लॉक के बाहर नहीं उसका एक्सेस हो पाता है, अगर लेट और कॉन्स्ट के साथ अगर हमने डिक्लेयर किया है, बट वार के साथ किया है तो बाहर भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, बाकी प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर लीजिएगा, एक कोड मैंने लिख रखा है, इसको टाइप जरूर करिएगा, टाइप करके ना प्रैक्टिस करिएगा, फिर लास्ट में मैंने यूज केस का जो मैंने लिखा है पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने बड़ा भी डिटेल में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, बट प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने ये दे दिया ताकि आप जाके ना आ, करिए। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, प्लस कोड में जैसे हम यूज करना है, सामने हमने स्ट्रिंग का जो यूज किया वो किया ही है, कन्वर्जन और कोवर्जन बड़ा हर दिन का, इसलिए हर दिन का ना कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे ना जो भी थ्योरी होगा हर दिन आपको डेट वाइज प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि ना आपको भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो। अदरवाइज आप भी बोरिंग हो जाता है कि यार इतना पढ़ना है, छोड़ो, नहीं। तो आप बस इतना करिए, और फिर इसके साथ इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और भी अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं, बनाइएगा, बट इतना जरूर करिएगा कि इसको ना पढ़िए और प्लस दोबारा टाइप करिएगा कंसोल में या फिर ना बीएस कोड में। सर, हम्म। ये आपने कौन सा एक्सटेंशन यूज किया है? क्या हुआ? एक्सटेंशन कौन सा यूज किया है? किसके लिए? ये आपने एक्सटेंशन यूज किया है ना ओपन करने के लिए? नहीं नहीं, एक्सटेंशन नहीं यूज है, बीएस कोड में ही है। बेसिकली ना ये अलग फाइल है बेसिकली ना, ये हमारा क्या एक एम्प्टी फाइल होता नहीं है। सर, वो पूछ रहे हैं कि अभी जो लास्ट में कॉर्नर में आपने क्लिक किया है ना ऊपर, हाँ, तो ये एक्सटेंशन नहीं है, ये लास्ट में ये लाइव प्रीव्यू वाला है शायद से। प्रीव्यू का ऑप्शन ही दे, वो देता है, जब भी मार्क डाउन फाइल होगा उसका प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आ जाता है आपके यहाँ पे के लिए। अगर मैं इसको होस्ट कर देता तब तो आप पढ़ ही लेते, बट होस्ट करने के लिए फिर हमें दूसरे जगह पे इसको ना ऐड करना होगा, फिर दोबारा ना बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कोड तो मैं इसको होस्ट कर दूंगा अलग से दूसरे फाइल में, तो फिर गिटहब पे ना आपको सीधे वेबसाइट ही दे देंगे। बट अभी ना इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ इसको हम अलग से ना होस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ना बीएस कोड में जाके आपको करना है, या फिर देखते हैं शायद अगर गिटहब पे जाकर ना मार्क डाउन फाइल अलग से दिखे आपको वहाँ पे, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ये काम तो हमेशा ही रहेगा, ये कोड आपको गिटहब पे पड़ा रहेगा, तो आप जाके वहाँ पे क्या करिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग से रिपोजिटरी बनाकर मैं अभी इसको कर दूंगा सेंड। तो अपना फिर सबको ना लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा उस रिपोजिटरी का, तो आप लोग पढ़िएगा।
ठीक है, क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास Yes. में। और आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आएगी, थोड़ा सा डिटेल में है, क्योंकि ना देखिए ऐसे सिंपली तो कितनी बार आपने पढ़ा ही होगा। मुझे लगा चलो अच्छे से पढ़ते हैं, नहीं आराम से डिस्कशन के साथ पढ़ा जाए। पहली बार पढ़ा है सर ऐसे। नहीं तो डिटेल में ही पढ़ते हैं, मतलब जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि देखो मैं तो दोनों देख चुका हूँ, सब कुछ मेरे पास अभी, अगर आप दिखाऊं मैं आपको, मेरे तो अभी सारे प्रोजेक्ट ना ऑलरेडी हमारे पास ना थ्योरी के साथ सारा प्रोजेक्ट हो चुका है तैयार। नहीं नेक्स्ट जेएस का भी है, रिएक्ट का भी है, नहीं सब कुछ कॉन्सेप्ट ना रेडी है। बट क्योंकि मुझे पता है ना कि आप अगर अभी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं दोबारा बैक आकर फिर ये सब चीज़ें ना डिटेल में पढ़ाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि ना अगर आप ये जावास्क्रिप्ट एक बार बिलीव करिएगा, यूट्यूब पे मत देख के मत सोचिएगा कि नहीं जावास्क्रिप्ट में तो आप कोड ही नहीं करते तो क्यों इतना दिमाग लगाना। बट रियलिटी यही है कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मानते हैं, 2 महीने बाद आपके अंदर ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल वेब डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। प्लस आप सोच पा रहे होंगे कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है। नहीं अदरवाइज ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बस सबको बस ये दिखाना है कि हमारे पास हम इतनी चीज़ों का हमारे पास नॉलेज है, फिर अलग बात है। तो अभी लाइव क्लास का यही फायदा है, तो उसको यूज करिए। क्योंकि रिकॉर्डिंग में इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि कोई देखेगा भी नहीं 1 घंटे का, नहीं इतना डिटेल नहीं, तो वहाँ तक टू द पॉइंट होना पड़ता है। तो बट यहाँ पे टू द पॉइंट नहीं होते, नहीं ट्राई करेंगे। मैं इसीलिए ना वो सारा कोड हमारे पास क्या है, सबसे आसान तरीका है कि अब मैं ना पीपीटी बना कर लाऊं और फिर उसको एक्सप्लेन करो, एक तेज भी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। बट ना उससे आप ना जितना समझ सकते हैं ऐसे उतना वैसे नहीं कर समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा कोड भी जब लिखेंगे ना तो ऐसे ही लिखा जाएगा, नहीं पहले से मैं प्रैक्टिस करके नहीं आऊंगा। ताकि बस मैं ना एक होता है ना जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है, कन्वेंशन हो जाता है कि नहीं ऐसे ही हमें करना है। विदाउट प्रैक्टिस जब आता है आदमी ना, फिर वहां पे ना आप भी कुछ उसमें ऐड ऑन करेंगे, हम भी करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा कि मे भी वो शायद कोड नहीं बग भी आए उसमें। बग भी कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। नहीं आप कितने भी अच्छे से पढ़ लीजिए, जब कोड करने जाएंगे, लॉजिक लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, तो बग तो आना ही आना है। नहीं तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, नहीं 10 साल बाद भी आप लिखेंगे तो भी बग आना है। तो अगर लाइव क्लास में उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो क्या ही बेकार है। नहीं ताकि आपको जब आपके साथ हो तो आपको ये ना लगे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है। नहीं जैसे नहीं यूट्यूब पे जब किसी को देखता आपको लगता है कितने स्मार्ट लोग हैं, कुछ नहीं है। आज ना पढ़ाना बड़ा इजी है, और लोग नहीं पहले से 4 बार ना, रिकॉर्डिंग करना तो बहुत ही इजी है। रिकॉर्डिंग करने में क्या ही है, 4 4 लाइन का कोड देख के याद करके टाइप करो, जहाँ पे लग रहा है कट मारना है कट मार दो। लाइव पढ़ाना लेकिन टफ है। तो लाइव इसीलिए तो लोग नहीं पढ़ाते हैं, नहीं टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। चलिए बाकी कोई नहीं, आप लोग भी पढ़िए डिटेल में, ठीक है ना। बाय।